हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और बेहतरीन के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस 10 मिनट शो को। और ये 10 मिनट शो का तीसरा वीडियो है जो क्लास 10th के हिस्ट्री का ये क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू होगा। दो क्लास हम लोगों ने देख लिया है, ये तीसरा क्लास है। क्वेश्चन है नेपोलियन ने यूरोप में किस संहिता की शुरुआत की थी? तो आपको याद होगा नेपोलियन जो है वो एक संहिता यानी एक कानूनी किताब कानून शुरू किया और शुरू कर रहा है नेपोलियन, इसलिए आंसर भी हो जाएगा नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता की शुरुआत इसने किया था। हालांकि चलिए हम व्याख्या को पहले देख लेते हैं और आंसर हो जाएगा नेपोलियन संहिता। नेपोलियन ने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया। इसने जन्म के आधार पर विशेषाधिकार को समाप्त किया। याद रखना, नेपोलियन ने जन्म के साथ जो अधिकार मिल जाते थे कि राजा का बेटा पैदा हो गया तो अब राजा बनेगा, तो ये वाला अधिकार जो इसने समाप्त कर दिया। कानून के समक्ष समानता स्थापित की और संपत्ति का अधिकार सुनिश्चित किए। कहा कि संपत्ति जो है ये सुनिश्चित होना चाहिए इसका अधिकार, ऐसा नहीं कि कोई भी कभी भी ले ले, कोई भी संपत्ति का मालिक हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसको नेपोलियन संहिता कहा गया। तो देखा जाए तो नेपोलियन संहिता कहीं ना कहीं ठीक था, अधिकांश जो जनसंख्या था उसके लिए नेपोलियन संहिता सही था। यूनान की स्वतंत्रता की लड़ाई किस अंग्रेज कवि ने भाग लिया था? वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, शेली या कीटस? तो आपको जो है पता होना चाहिए कि लॉर्ड बायरन जो थे ये अंग्रेजी लेखक थे और इन्होंने, व्याख्या को देख लेते हैं, इन्होंने लॉर्ड बायरन जो थे अंग्रेज रोमांटिक कवि लॉर्ड बायरन ने ग्रीस की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया था। ग्रीस की स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने लेख भी लिखे थे, भाग लिया था। वह ग्रीस जाकर ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े और 1824 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये जाकर लड़ाई में शामिल हुए और अंततः 1824 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना है कि ग्रीस की लड़ाई में एक अंग्रेज कवि, एक अंग्रेज लेखक भी लड़ा था जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। ठीक है, तो बाय बोल करके ये रण में ही, रण मतलब तो समझते हो युद्ध भूमि, रण में ही बाय बोल कर चले गए बायरन। कौन लड़े थे? तो बायरन। ठीक है, याद रखना इस ट्रिक से। संस्कृतिवाद किसका आंदोलन था? वैज्ञानिक सोच का, औद्योगिक क्रांति का, कला साहित्य और संस्कृति का या उपनिवेशवाद का? अगर आप इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या कराए? संस्कृतिवाद। तो संस्कृतिवाद में किसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा? तो संस्कृति को। संस्कृति के साथ साहित्य भी आ जाएगा और कला भी आ जाएगा। चलिए आंसर और व्याख्या को देखते हैं। आंसर तो यहाँ हमारा सही है, कला साहित्य और संस्कृति का। रोमांटिज्म 18वीं शताब्दी का एक सांस्कृतिक और कलात्मक आंदोलन था। इसने लोक परंपराओं, भाषाओं और इतिहास को महत्व दिया और राष्ट्रीय भावना को जगाने में योगदान दिया। इसने कहा कि हम सभी का एक इतिहास एक है, इसलिए हम एक हैं, हम एक राष्ट्र हैं। इसने कहा कि हम लोग का भाषा एक है, इसलिए हम लोग एक हैं, एक राष्ट्र हैं। तो एकता में बांधने का एक बस जरिया था, एक चाल था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संसद या फ्रैंकफर्ट की जो संसद है किस वर्ष हुई थी या संधि किस वर्ष हुई थी? 1815 में, 1848 में, 1830 या 1871 में? जो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है या संसद है वो कब हुई थी? तो आपको याद होगा कि ये 1848 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। चलिए उत्तर और व्याख्या को देखते हैं, क्या विशेष है इसके लिए। तो उत्तर है 1848 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट संसद 1848 में जर्मनी में हुई थी। ये एक ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी या जो संसद था वो कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कब हुआ? तो 1848 में हुआ था। इसमें जर्मनी उदारवादियों ने जर्मनी के एकीकरण और संवैधानिक सरकार की मांग की। यानी कि यहाँ के जो उदारवादी थे, जो बदलाव चाहते थे, जो दया माया रखते थे गरीबों के प्रति, उनको उदारवादी कहा गया। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि जर्मनी को एक किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पे संवैधानिक सरकार लाया जाए जो संविधान के हिसाब से चले, चाहे वो राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, डजंट मैटर, लेकिन संवैधानिक हो। राजतंत्र भी बुराई नहीं है अगर वो संवैधानिक है, पूर्णतः संविधान को फॉलो करता है और संविधान में सही कानून हो तो। लेकिन प्रसा के राजा ने इसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। यानी कि प्रसा जो था उसमें अड़चन डाल रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि एकीकरण हो। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज की अवधारणा का अर्थ क्या है? एक धर्म एक राजा, समाजवादी राज्य, झांसी साझी संस्कृति, भाषा, इतिहास वाले लोगों का एकजुट राज्य या गणतांत्रिक व्यवस्था? तो आंसर यहाँ पर कर रहा है
राष्ट्र राज्य का क्या मतलब है? तो राष्ट्र राज्य होता है वहां पे संस्कृति, भाषा, इतिहास सेम होता है, एकजुटता इसमें महसूस होती है। आंसर देखिए बी हो जाएगा, सारी संस्कृति, भाषा, इतिहास वाले लोग की एकजुटता, मतलब एक जैसे संस्कृति वाले, एक जैसे भाषा वाले और एक जैसे इतिहास वाले लोगों का जो एक समूह है, उस समूह को ही हम राष्ट्र कह सकते हैं। कह रहा है राष्ट्र राज्य वह राजनीतिक इकाई है जहां एक साझी भाषा, एक जैसे भाषा, साझी संस्कृति, साझी इतिहास और पहचान रखने वाले लोगों का एक समूह रहता है। 19वीं शताब्दी में यह अवधारणा यूरोप में काफी प्रबल हुई और वहां लोगों ने एक संस्कृति, एक भाषा और एक इतिहास के आधार पर अपने आप को जोड़ा और इस तरह से जो है वहां राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्यवाद में किसका वर्चस्व था? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य में किसका वर्चस्व था? हैब्सबर्ग का, रोमनो वंश का, स्टुअर्ट राजवंश का या बुर्बो वंश राजवंश का? यहाँ कह रहा है ऑस्ट्रिया और हंगरी जो साम्राज्य था, यहाँ पे किसका वर्चस्व था? तो यहाँ जो है आप आंसर को देख सकते हैं, हैब्सबर्ग जो था उसका वर्चस्व था। ठीक है, हैब्सबर्ग राजवंश का वर्चस्व था। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य पर हैब्सबर्ग राजवंश था। यह साम्राज्य बहुजातीय था जिसमें जर्मन, चेक, हंगेरियन, पोल, इटालियन आदि कई जो है अनेक राष्ट्रीयताएं शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी जानना जरूरी है कि उदारवाद के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में क्या मांग की गई थी? उदारवाद के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में क्या मांग की गई थी? राजा की निरंकुश सत्ता या चर्च का अधिकार या संविधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधि सरकार या सामंती व्यवस्था? तो यहाँ पर जो है अगर आप सोचें उदारवाद के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में क्या मांग की गई थी? उदारवाद कहने का मतलब हम बताएं जो बदलाव चाहते हो, जो दया माया रखते हो गरीबों के प्रति। तो यहाँ पर जो दया माया रखते हैं वह ऐसा नहीं कि भीख देने की बात करते हैं, वो अधिकार देने की बात करते हैं। और अधिकार कौन दिलाता है? तो संविधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी को गुलामी की जंजीरों से न जकड़ा जाए। हालांकि उत्तर देख लेते हैं, उत्तर बी है, संविधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतिनिधि सरकार, यानी ऐसा सरकार जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को भेज सके। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा जन्म लिया और राजा बन गया, ऐसा सरकार नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संधि ने नेपोलियन के युद्धों को समाप्त किया? किस संधि ने नेपोलियन के युद्धों को समाप्त कर दिया? तो आपको याद होगा कि एक संधि हुआ था 1815 में। आंसर आप खुद से कमेंट करें। और इसी संधि ने नेपोलियन के युद्ध को समाप्त कर दिया और इसका नेतृत्व किया था ऑस्ट्रिया का चांसलर, जिसका नाम क्या था जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर आप लोग बताइए कमेंट में। तो वियना की संधि से जो कि 1815 में हुआ था, नेपोलियन के युद्धों का अंत कर दिया गया। उसके बाद नेपोलियन की मृत्यु भी हो जाती है। इस संधि के तहत यूरोप का पुनर्गठन किया गया, यानी जो जो बदलाव नेपोलियन किया था, सकारात्मक बदलाव, उस सभी को फिर से पुराने वाले सिस्टम में ढाल दिया गया, पुराना वाला सिस्टम लागू कर दिया गया और नेपोलियन पूर्व की स्थिति बहाल की गई। यानी नेपोलियन से पहले की जो स्थिति थी फिर से उस कंडीशन को लागू कर दिया गया। नेपोलियन जो भी अच्छे बदलाव किया था सारे को समाप्त कर करके और जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, और ये क्या था? मेटरनिख ने, याद रखिएगा मेटरनिख ने, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी था। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, इटली में रिसोर्जिमेंट का उदय का अर्थ क्या है? रिसोर्जिमेंट के उदय का क्या अर्थ है? क्रांति, युद्ध, पुनर्जागरण या स्वतंत्रता? देखो, री का मतलब होता है दोबारा, रिसोर्जिमेंट का मतलब होता है दोबारा, और दोबारा का मतलब होता है पुनर्। ठीक है, तो यहाँ पे पुनर्जागरण या पुनर्मिलन हो जाएगा। तो अब हालांकि आंसर देख लेते हैं, व्याख्या को भी देख लेते हैं। आंसर सही है, आंसर जो है इसका पुनर्जागरण या पुनर्मिलन हो जाएगा। रिसोर्जिमेंट का अर्थ है पुनर्जागरण या पुनर्मिलन। यह 19वीं सदी का इटालियन राष्ट्रकवि आंदोलन था जिसने इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में और ये 10 मिनट का शो यूं ही जारी रहेगा। आप अपना विचार कमेंट में अभिव्यक्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई आपको कमी या कोई आपको बेहतर चीज़ लगी हो तो सारे अपने विचार कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कितना लाभदायक है या इसमें किन किन चीज़ों की सुधार की आवश्यकता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।